डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रुके नहीं हैं और कभी भी नहीं रुके थे। डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स हैं, उनको भी आज कहने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इनको सामने ला रहे हैं। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करी। फिर मैंने कहा मैं तो चली जाऊंगी लेकिन मेरे बच्चों के साथ और ज़्यादा अत्याचार होगा। हमें लड़ना चाहिए, बस फर्क इतना है कि हमें कोई समझने वाला नहीं मिलता। बट ऐसा नहीं है कि अगर अभी तक नहीं मिला तो आगे कोई नहीं मिलेगा। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का या फिर कुछ और गलत महिला के साथ हुआ है, हर बार क्या सबूत मिल जाते हैं? हमारे अवेयरनेस कैंप्स होते हैं वीकली, तो हम उसमें बताते हैं उन्हें कि उन्हें एविडेंस कैसे इकट्ठा करने हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आई थी आपके शादी से लेकर अब तक? मेरे हस्बैंड 1 रुपए नहीं देते हैं, किसी और के साथ अफेयर है, मैं अकेले रहती हूँ बेबी को लेके। तो औरतों को समझना चाहिए कि वी आर नॉट अ डोरमैट, कि कोई भी ऊपर से निकल जाए। यू हैव टू लर्न हाउ टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। जब तक हमारा सशक्तिकरण नहीं होता आर्थिक, तब तक ये समस्या रहेगी। पहले का वो विचार भी खत्म हो गए कि औरत घर की लक्ष्मी है, वो सब चीज़ें बहुत, सब कुछ काफ़ी वेस्टर्न से हमने ख़राब चीज़ें ले ली। और जो आप कह रहे थे कितनी अजीब बात है, कई बार ये भी होता है कि भी रेप हुआ तो आप विटनेस दो। अरे विटनेस होगा तो रेप होगा? जो आप कह रही हैं ना कि सबूत, हाउ स्ट्रेंज, बलात्कार हो रहा है भैया तभी हो रहा है ना जो एकांत में कोई हुआ, उसका क्या, सो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। सो आई थिंक एंड आई थिंक ये सायरा, आपने शादी की अपनी मर्जी से? यस मैम। क्या शादी होते ही चीजें बदल गई थी? नहीं मैम, 2-3 महीने बाद ही चीजें बदल गई थी। 2-3 महीने तो बहुत जल्दी होता है। मेरे प्रेगनेंसी के बाद ही ये सब शुरू हो गया, खर्चा देना बंद, सब कुछ बंद। प्रेगनेंसी में मैं अकेले हॉस्पिटल जाना, इधर उधर भाग दौड़ करना, ऐसा लगता तो कुछ है ही नहीं। बट पहले उसने इतनी हिम्मत दिखाई तो कि आपसे शादी की। बेबी के बाद फिर क्या कहते हैं, मैम मिली, सरोज मैम, प्रियंका मैम, फिर क्या कहते हैं अनुराधा मैम, सबसे बेस्ट। जो बात करती है ना तो ऐसा लगता है मैं क्लोज फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर ऑप्शन दिया कि टेलर का है, ब्यूटिशियन का है, कंप्यूटर का है। तो मैंने पहले तो वोकेशनल किया, कटिंग एंड टेलरिंग। फिर उससे मैंने वो कोर्स कंप्लीट करके आज जो मेरे घर में खर्चा चल रहा है ना, नहीं ये आप आगे की बात बता रही हैं कि अभी ये हुआ। यस मैम। शादी के बाद से प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? मैम प्रेगनेंसी से 3rd मंथ चल रहा था मेरा, जब से चीज होने लगी। उसके बाद क्या कहते हैं, घर वालों ने भी नहीं अपनाया, ससुराल वालों ने भी नहीं अपनाया। ये तो अपना मस्त किराए के लिए मुझे बोलते थे कि किराया दे दो, घर में राशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और ऐसे लगता था मैं 4 कमरे। किराया कहाँ से दे दो? आप कुछ करती थी तब? नहीं मैम, जब तो मैं स्कूल से ही निकली थी पेपर देख के, 12th ही कंप्लीट किया था, तो खाना तक मुझे नहीं मिलता था प्रेगनेंसी के दौरान। तो अनुराधा मैम, आप मिली थी इनके हस्बैंड से? क्योंकि 3 महीने में आदमी इतना बदल जाए, बड़ी अजीब बात है। यस मैम, बेसिकली मैं जब इनके हस्बैंड से मिली तो इनके हस्बैंड ना, मतलब एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटना, वो है इनके हस्बैंड के अंदर। वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहते और उनका यह है कि इसके साथ होते हुए भी वो इसके साथ नहीं है। उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उन्हें वो एक्सेप्ट भी किया कि मेरे अफेयर्स हैं। तो मैंने बोला आप इसको छोड़ दो, या तो आप छोड़ दो ना, ये इसको तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा है ना, ये अपनी फैमिली की है, इसने अपना कास्ट छोड़ा, अपनी फैमिली छोड़ी, अपनी सारी पहचान खत्म कर दी, किसके लिए? और आपने इसके साथ क्या किया? तो कह रहे मैंने थोड़ी बोला था। मैंने कहा ऐसे नहीं होता ना, आपने प्यार किया था तो आपने प्यार का मतलब पता ही है, बस मुंह उठा के बस प्यार कर लिया। प्यार का मतलब जिम्मेदारी होती है, इज्जत होती है। आपने वो चीजें नहीं निभाई है इसके प्रति। तो मतलब लाइक इसके हस्बैंड का ये था कि मैम अगर ये छोड़ना चाहती है ये छोड़ दे, मैं डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। बट इनकी साइड से मैं डिवोर्स नहीं दे सकती क्योंकि पीछे जो मायके वाले हैं वो भी स्वीकार नहीं करते। समीता का साफ कहना यह है कि मैं डिवोर्स उस दिन दूंगी जिस दिन मेरा एक अपना लेवल होगा। क्या कानून कहता है कि अगर पति जो शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ ले या फिर किसी तरह से कोई सपोर्ट ना करे, उसमें क्या कुछ लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं? मतलब मोहब्बत करने की पनिशमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लॉ के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो लॉ ऐसा नहीं है कि वो विमेन के सपोर्ट में नहीं है। लॉ इज़ टोटली इन सपोर्ट ऑफ विमेन। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है विमेंस के लिए, प्लस जूरिस्प्रूडेंस जो उस लॉ के पीछे की है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में आती है।
अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने, जैसे मैम ने कहा मोहब्बत करने की गलती, अगर किसी ने मोहब्बत कर भी ली तो अगर वो पीछे पलट के देखती है, देयर इज नोबडी टू सपोर्ट हर। अगर आप देखें क्यों शी हैज टू गो, क्यों उनको वो डोमेस्टिक वायलेंस सफ़र करना पड़ रहा है हर दिन, इसीलिए करना पड़ रहा है। क्यों वो एक डिसीजन नहीं ले पा रही है, इसीलिए नहीं ले पा रही है क्योंकि उसको ये पता है मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे मेरा परिवार नहीं है, मेरे पीछे मेरे दोस्त नहीं है, मेरे पीछे मेरे साथ कोई भी नहीं है। अगर उसको कहीं से भी ये होप होगी कि हाँ मेरी फैमिली या मेरी सोसाइटी या मेरे फ्रेंड्स मुझे कोई ना कोई एक्सेप्ट कर लेगा या किसी तरीके की सपोर्ट मिल जाएगी, तो वो क्यों नहीं एक्शन लेगी? लेगी। एंड कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ही वीकनेस है। रिश्तों का भी मजाक यूं उड़ गया है। श्रद्धा आफ्ताब का केस बिल्कुल सही मैम ने इसके याद बाद भी दिलाया। 2 और हुए। अभी ये साहिल ने की जो लिव इन, पहले शुरू में पता चला, फिर लगा कि फिर सबूत सामने आए कि शादी हुई है, और बड़ा इजी होता है एंड आदमियों के ऐसी लिए। मेगा थोरवी का उसी दिन मर्डर किया और उसी दिन शादी की। क्या माइंडसेट होगा? आप अगर हमारे टर्म्स में उसको मैं बोलूं तो इसको हम साइकोटिक वायलेंस बोलते हैं, जिसमें आपका दिमाग ही इतना ज्यादा चीजों से परे हो चुका है कि आपको और कुछ सूझता ही नहीं है। आप एक चार्जर की केबल जिसे आप चार्ज करते हैं, आप उससे किसी को घोट के मार दिए, एंड समबडी जिसको आपने तहे दिल से प्यार किया था। नॉट ओनली दैट, मारने के बाद उसकी बॉडी चॉप करके गनी बैग्स, ये करो मोहब्बत करने के बाद। सो आई थिंक यहाँ पे रचना जी आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि एक तरह से तो आई थिंक लोकेश जी एंड स्वाति जी, ये तो माइंडसेट की बात होगी ना, माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए, आप इस पे कुछ निगाह डालिए क्योंकि आपको तो इतना तजर्बा है, तो हाउ टू चेंज माइंडसेट। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें हम तो एक बतौर न्यूज एंकर या बतौर बहुत न्यूज बड़ी रीडर, बात है, एक हम इस तरह माध्यम की है खबरें पहुंचाते जरूर है, लेकिन इस तरह की खबरें जब हमारे सामने आती हैं तो बड़ा मन को झकझोर देती हैं। कई बार बहुत भारी मन से इस तरह की खबरें हम दर्शकों के सामने रखते हैं। श्रद्धा का केस हम अब तक नहीं भूल पाए थे, उसके बाद एक के बाद एक अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी खबर सामने आई कि और लड़की क्या करे, लड़की विश्वास करती है, प्यार करती है, रिश्ता जोड़ लेती है और फिर उसे अंदाजा तक नहीं, जैसे स्वाति ने कहा, कौन अंदाजा लगाएगा, कोई हथियार साथ में नहीं है, अपने घर डेटा वालों केबल को छोड़ के रिश्ता जोड़। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के केसेस में बहुत लड़की अकेली पड़ जाती है, और सायरा उसी बात का जिक्र भी अभी कर रही थी। अगर मैं कुछ कहूँ तो हम क्या हैं क्या नहीं है, वो सारा डिपेंड करता है हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन पे, हमारे आसपास के लोगों पे। अगर हमारे आसपास के लोग ऐसे हैं जो एक्शन लेना जानते हैं, जो चीज़ों को सही गलत कहना जानते हैं, तो हम भी वैसे ही बनेंगे, बिकॉज हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक पैटर्न फॉलो करेगा, पर अगर हमारे आसपास के लोग ही हमको बचपन से ये सिखाया जा रहा है या डे टू डे में भी हम यही सीख रहे हैं कि नहीं चुप हो जाओ, मैम अधिकतर तो आप ये देखेंगे कि आधे लोगों को पता ही नहीं है अब्यूज हो भी रहा है उनके साथ। डे टू डे लाइफ में हम इतनी चीजों को इग्नोर कर चुके हैं। ऐसी बहुत महिलाएं सामने आती हैं जो कहती हैं कि औरत हैं, इतना सब तो झेलना पड़ता है, मर्द है बोलकर निकल जाएगा, अगर गाली मिल रही है तो चुपचाप सुन लेंगे, अगर 2 थप्पड़ मार दिए तो चुपचाप घर का काम करने ये सिर्फ और सिर्फ मर्द नहीं है, औरतें भी अब्यूज करती है। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में पूरी पूरी फैमिलीज आती हैं। इट इज नॉट जस्ट कि एक मर्द ने ही औरत को वायलेंस किया, पूरा का पूरा ससुराल या पूरा का पूरा मायका भी इन्वॉल्व होता है उस वायलेंस की अकरेंस में। सायरा, आप कितने साल की हैं? आपका 2.5 साल का बच्चा है। मैम पहली बार लगा चलो गुस्से में हो गया होगा या तो ऐसे ही पी के कर रहे होंगे, एक बार में कौन इतना माइंड करता है। जब पहली बार पति ने हाथ उठाया तो आपने क्यों नहीं आगे से मारा? मैम मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहती हूँ। पति ने हाथ क्या पहली बार उठाया था तब ये लगा कि गुस्से में हो गया, उसके बाद फिर क्या छोटे छोटे गैप पर ये होने लगा था? मैम फिर तो हर हफ्ते हर 2-3 दिन पे यही लगा रहा। एक बार तो 9वां महीना लगा था मेरा, 8वां खत्म हो गया था, 9वां लगा था, तो मुझे ना प्यास लगी थी और पानी मेरे घर बाहर से आता है, मैं वो वाला पानी नहीं पीती थी, तो मैंने ना अपने जीजा को बुला लिया। मैंने कहा जीजा मैं तो बोतल उठा नहीं सकती, आप उठा दो। तो जीजा ने बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं आ सकता, मैं कैसे आऊँ, घर वाले में से तो कोई आएगा नहीं। फिर वो सूजन वाले पैर में ही आया बेचारा और बोतल उसने नीचे से उठा के रख दी। उतने में ना उनकी आदत है बीड़ी पीने की, उन्होंने बीड़ी जलाई और पीने लगे। अगर मैं गलत होती या वो गलत होते तो कुंडी लगी होती, पर्दा लगा होता,
सारा तो खुला ही हुआ था, आस पड़ोस भी तो लोग रहते, वो भी तो देखते, गलत होता तो बंद होता। आया, मुझको तो मारा, उसको भी इतना मारा, फिर उसको तो मार के उसके हाथ पैर पे ही ज्यादा मारा कि तू घर में आया कैसे, तू पानी लाने वाला कौन है। और ये तब हुआ जब आप 9 महीने की प्रेग्नेंट? यस मैम। फिर मेरे को ऐसे मारा कि पेट में मेरे चोट लगी, पेट बाल पकड़ के ना ऐसे धक्का दिया तो मैं पीठ के बल 2 बार गिरी। फिर उसमें ना मेरी ब्लडिंग चालू हो गई, तो फिर मजीदिया हॉस्पिटल हमारे से पास में ही पड़ता है, तो हमारे उनको मकान मालूम मालिक था लेके कि वो गए। आपका जीजा है? यस मैम, मालूम था? यस मैम। तो उसने बोला कि तू गलत है, तेरा इससे ये है। मैंने कहा ठीक है, मैं गलत हूँ तो ठीक है, छोड़ दो मुझे, मगर मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। आज अगर अपने घर वालों से बात होती तो शायद जीवन में कोई स्टेप उठा लेती आप। घर वाले अब साथ में नहीं है, कमी खलती है? मैम बहुत। प्रेगनेंसी के बाद 4 महीने, लड़का मेरा 2 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग पे था। मेरे इतना वो क्या कहते हैं, मिल्क नहीं होता था, तो उसके बाद से अलग ही हो गए हम लोग। हमारी पड़ोसन है, उन्हें तो ज़्यादा ही पता हो, तो हम लोग नहीं रहते थे। फिर कि जैसे तैसे अपना चलता रहा। पता है, अपने भाई से कितनी बार मैं फ़ोन करती थी कि भाई हेल्प कर दे, मैं जिस दिन काम करूँगी ना मैं तुझे दे दूँगी, उसने भी नहीं दिया। फिर मेरी 1-2 फ्रेंडें थी, मधु, चंचल, इन लोगों से थोड़ा सपोर्ट हो जाता था। फिर जैसे जैसे चलते फिर मैंने थोड़ा बहुत ना काम भी किया, इधर उधर हाथ मार के कर लेती थी। फिर मैं कैंप में जाके रहने लगी, किराया 1000 रुपये 700 रुपये पड़ता था, तो वो अपना मैनेज हो जाता था। पर यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शुरुआत में जो डीवीवी हैं, क्योंकि मेरा नंबर लिस्टेड है, मुझे ही कॉल आता है, तो वो लोग इतनी भरी हुई होती हैं कि बोलना चाहती हैं। तो मैं हमेशा अनुराधा को या आगे बोल देती हूँ कि अभी आप रुको, अभी आपकी काउंसलर करेंगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं सब अपनी टीम को मुबारक देती हूँ, प्रियंका को, सरोज को, अनुराधा को, ऑल्सो स्वाति एंड रितु, ऑल्सो लोकेश जी, की लोगों को अपना दर्द कहना। और आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है कि कोई सुनने वाला हो, कोई सुन। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने मेरी बात समझ ली, आप इशारा समझ आती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, अगर हम दर्द सुन भी ले रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है। और कई बार तो मेरा ख्याल है सुसाइड से लोगों को बचाया है बिकॉज ऑफ दैट। तो टीम इज रियली वर्किंग ऑन दैट। कुछ केसेस ऐसे हैं जो अभी कोर्ट में हैं या जिन पर अभी बात चल रही है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनका सेटलमेंट हो गया है, उन्हें भी सुनना जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम रचना है और मैं साउथ दिल्ली से मैं रहती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और 6 साल का मेरा बेटा है मैम। मेरी सेकंड मैरिज है ये। शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरे साथ ये भेदभाव, क्योंकि मैं सेकंड मैरिज की थी, ये सब होने लगा। हर तरह से मेरे साथ ऐसा गलत बिहेव किया जाता था जैसे मैं एक जानवर हूँ। धीरे धीरे मेरे पे साथ मारपीट भी होने लगी, पति करने लगे। कई बार घर से बाहर भी निकाला गया मुझे। मैंने 1-2 बार कंप्लेन भी करी थाने में, लेकिन वो यही कहते हैं कि आप प्रूफ है आपके पास। अब मैम आप ये बताइए, जो हम शादी होके आते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो कोई मार पीट के हमें हॉस्पिटल ले जाएगा? जो हम ये प्रूफ अपना इकट्ठा करेंगे, प्रूफ कैसे करेगी एक औरत खट्टा? बताइए आप। उन्हीं के साथ रह के, उन्हीं के घर में रह के हम कैसे खट्टा कर सकते हैं? हर जगह हमसे प्रूफ मांगा जाता है। यानी अगर जो हमारे पास प्रूफ नहीं होगा तो हम मर जाए, फिर हमारे पास कौन सा रास्ता बचा है फिर आगे जाने के लिए कि हम अपना जीवन जिए सही से? हमारे पास तो प्रूफ करने के लिए कुछ रहता नहीं है फिर। यानी कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ अगर जो प्रूफ नहीं है तो। ये मेरे समझ में नहीं आता मैम, ये सब चीजें प्रूफ पर ही क्यों अटक जाती है? क्या हमारे जज्बात कुछ नहीं है? ये तो वकील साहब। उसके बाद मुझे किसी ने बताया शांति सहयोग के बारे में। फिर मैं वहां पर गई, मुझे अनुराधा मैम मिली, स्वाति मैम मिली। मैं इतनी परेशान रहती थी कि मैं सुसाइड करने के बारे में सोचती थी हर समय, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ कोई दिल्ली में मैं जानती नहीं हूँ किसी को, किसके पास रहती मैं? घर से निकाल देते क्योंकि ससुर के नाम पे है मकान भी। तो किस तरीके से आपको लगा कि शिकायत करनी है? आप कह रहे हैं कि पति भी हाथ उठाते थे, बहुत ज्यादा दुख था। जी, जब बस मैं करती रही जब तक सहा गया मुझसे, मैंने बहुत सहा, क्योंकि 7 साल हो ही गए मेरी शादी को। जब हद से बाहर हो गई बात तो मैंने विरोध करा उनका इस चीज का। तो उसके बाद उन्होंने घर से बाहर निकालना चाहा कि तलाक दे, फिर जा अपने मायके रह।
और बच्चे को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो बच्चे को अपने साथ रखते थे, पति भी मेरे वहीं रहते थे उनके साथ, मतलब अपने बेटे को और पोते को नहीं छोड़ना चाहते थे। मुझे कहते थे तू जा यहाँ से, निकल यहाँ से जा। अब बताओ, मैं बच्चे के बिना, या सेकंड मैरिज वैसे थी, एक गृहस्थी मेन होती है औरत के लिए, मैं उसे छोड़कर जाती तो जाती कहाँ? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, बस फिर तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। पर मरूं तो फिर मेरे बच्चे का कौन है? क्योंकि मैं तो वहीं रह के देखती थी कौन किसको कितना चाहता है, या सास ससुर भी चाहते हैं उसको, तो वो कब तक चाहेंगे? बाद में मेरे बच्चे की तो जिंदगी खराब है, और हस्बैंड भी चलो चाहते हैं उसको, तो वो घर पे रह के थोड़ी ना देख लेंगे उसको हर समय, तो उसका कौन है? सरोज, जब आप फील्ड में जाती हैं, ऐसे बहुत परिवार मिलते होंगे, बहुत महिलाएं मिलती होंगी, मुश्किल होता है ऐसी महिलाओं को सहारा देना? जैसे कि वो बता रही हैं कि वो कई बार सोचती थी कि सुसाइड कर लूं, लेकिन एक महिला ये सोचती है मरने से पहले भी कि नहीं, मेरे बच्चे का क्या होगा या मेरे घर वालों का क्या होगा। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी अपना घरेलू हिंसा सहती भी हैं, लेकिन अपनी बात वो जल्दी किसी से बताना भी नहीं चाहती हैं। लेकिन हम जाते हैं, उनको पूरी विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पूरी मदद करेंगे, आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है या फिर कोई भी ऐसी समस्या है, आप हमारे संस्था में आइए तो हम आपको कानूनी तौर से बिल्कुल मदद करेंगे। और अगर पहले तो हमें उनको मतलब अपना पूरी विश्वास दिलाना पड़ता है कि जान पहचान करनी पड़ती है, इनको एक बार दो बार जाके मिलना पड़ता है कि ताकि उन पे हम पे भरोसा हो कि हम कहाँ से आए हैं, किस संस्था से आए हैं, हम क्या काम करते हैं, हमें पूरी उनको डिटेल बतानी पड़ती है। तब उनको लगता है कि मैडम आई हैं, सही बोल रही हैं, हमें अपनी बात इनको बतानी चाहिए, हमें वहाँ तक जानी चाहिए। एक केस और हमारे साथ है। मेरा नाम रिंकी है, मैं साउथ दिल्ली से हूँ और मेरी शादी को 20 साल हो गए। शादी 20 साल पहले, मतलब 20 साल हो गए हैं शादी के। कुछ टाइम के बाद से ही थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब पहला बेटा जब हो गया था उसके बाद होने लगी थी, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे थे कि मतलब ऐसी चीज़ों को मैं इग्नोर कर देती। जैसे छोटा मोटा कुछ बोल दिया, नहीं कुछ कहती थी, कोई बात नहीं। मेरी मम्मी जो थी वो मेरे पापा, मतलब बचपन में जब मैं छोटी थी तभी ख़त्म हो गए थे। परिवार मेरा थोड़ा वैसा था, भाई भी छोटे छोटे थे, तो मैं अपनी प्रॉब्लम को मम्मी तक नहीं पहुँचाती थी, तो मैं अपने आप में ही कहीं ना कहीं सीमित रखती थी और रहती थी। लेकिन फिर दिन पे दिन जैसे ही दूसरा बेबी आया, दूसरा बच्चा हो गया, उसके बाद हस्बैंड काम धाम मतलब ठेकेदारी लाइन में करने लगे। उसके बाद और लोगों का संगत, पीना खाना, नशेबाजी जो भी करते थे, और जो भी सारा दिन का जो मेहनत करते थे वो पैसा इधर उधर करके आ जाते थे। तो मैं पैसे के लिए भी मजबूर रहने लगी थी। फिर भी मैंने बोला, मन का मतलब ऐसा क्यों करते हो, बच्चे हैं, संभालना पड़ेगा, परिवार भी है। तो कहते हैं कुछ नहीं है, जो चाहिए तुझे यही ले ले, यही है मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं उन बातों को भी अपने घर में ही रखती रही, अपने तक ही रखती रही। मतलब अड़ोस पड़ोस में भी मैंने किसी से कुछ शेयर नहीं किया। जब माँ तक नहीं शेयर किया तो मैं पड़ोसियों से क्या कहूँ। फिर धीरे धीरे जैसे मेरे तीसरा बच्चा हुआ तो उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बाहर ही रहने लगे। मतलब घर में मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि बच्चों के साथ बैठना उठना, किसी की मुझसे कुछ पूछना कि आपकी कहीं जाना आना। बच्चे भी फील करते थे। बड़ा बच्चा तो समझदार हो गया था कि पापा हमें कहीं घुमाने फिराने नहीं लेके जाते, या मतलब घर में हमारे साथ इतना टाइम नहीं रहते। सारी परेशानियों को भी फिर भी मैं कहती थी, बेटा कोई बात नहीं, पापा काम करने जाते हैं, टाइम नहीं मिलता। फिर जैसे मेरी चौथी लड़की है वो आई, 4 बच्चे हैं मेरे, उनके साथ मैं रहती हूँ। और मेरे पति जो हैं मेरे को पैसा वैसा मतलब कम ही देते हैं, अपना ही पीना खाना ड्रिंक करना, घर में कलेश करना। मानसिक तौर पे हम मतलब पूरी तरीके से मैं परेशान हो चुकी थी। फिर मेरे बेटा है वो भी मतलब बहुत परेशान हो चुका था। तो इस स्थिति में हम लोग चल रहे थे। फिर एक दिन हमारे यहाँ NGO संस्था से मतलब वो लगा था कैंप, तो मेरी मुलाकात प्रियंका मैम एंड सरोज मैम से हुई थी। तो उनसे मैंने हिम्मत जुटा के पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे शांति सहयोग में आना। तो ठीक है, फिर मैं सुन करके चुप रह गई। तो फिर मैं सोचती रही कि कोई नहीं, चलो देखती हूँ। फिर से मतलब प्रॉब्लम तो बढ़ी जा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की। मैंने एक दिन निकलने का भी इंतजार नहीं किया, मैं रात को ही मैम के घर चली गई, प्रियंका मैम के घर। मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो आपको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कल को कोई हादसा हो जाता है। क्योंकि कभी कभी मेरे पति ना इतना मुझे वो करते थे
कि मैं खुद मर जाऊंगा या कुछ कर दूंगा, तुम लोगों को फंसवा जाऊंगा। तो ये सारी चीजें मैंने उनके सामने रखी, तो वो कहने लगी कि देखो आपके 4 बच्चे भी हैं और हो सकता है कभी ऐसा हो जाए, तो इसलिए आप आओ, हम बताएंगे और आगे आपको समझाएंगे। तो मैं इनके साथ गई। फिर मेरी मुलाकात मैम से हुई, अनुराधा मैम से भी हुई। तो उन्होंने हमें बैठा के समझाया, सलाह मशवरा किया, मेरे साथ भी, पति के साथ भी। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही 5-6 महीने के बाद मेरे बड़े बेटे को मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा था, मम्मी की तरफ से भी, पापा की तरफ से भी, अपने आप को लेकर भी। तो वो कुछ गलत बच्चों के साथ घूमना फिरना, बैठना उठना हो गया। मैंने उसको देखा कि बच्चा मेरे साथ रहता था, अच्छे से बात करता था, वो कुछ अलग अलग सा लग रहा है। माँ को तो पहचान होती है। तो फिर मैं बोलती थी बेटा आपको डर था कि पति तो शराबी है, शराब पीता है, कहीं बेटा भी वैसा ना हो जाए। यही मेरे को डर था कि देखो पति को तो मैंने झेला है, झेलूंगी, लेकिन अगर मेरा बेटा कुछ ऐसा निकल गया या करे तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा ना। माँ बच्चों के लिए तो जीती है। तो फिर मैं अनुराधा मैम से मिली। अनुराधा मैम जी ने मुझे बुलाया, मेरे बेटे को भी बुलाया, समझाया। फिर स्वाति मैम से मेरे मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे बेटे को अच्छे से हैंडल किया, काउंसलिंग की, अच्छे से समझाया। फिर मेरे बेटे को कहीं ना कहीं समझ में आया, तो उसने समझा। आज मेरा बच्चा मतलब ठीक है। जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, ताकि इतनी महिलाओं की न सिर्फ इस तरह की प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प हो रही है, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, उनमें अलग कॉन्फिडेंस है और वो अपना घर चला रही हैं, अपने बच्चे पाल रही हैं। मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों से यही कहूंगी कि इन महिलाओं से आपको प्रेरणा लेनी है। उन महिलाओं में सुमन जी भी हैं, स्वाति हैं, रितु जी हैं, अनुराधा जी हैं, और साथ ही वो पीड़ित महिलाएं भी हैं जिन्होंने आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई है। और ऐसी आवाज आप भी उठाइए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। कई बार गाइडेंस की कमी रहती है, कई बार वो सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो सपोर्ट सिस्टम आपको खुद से ढूंढना होगा। अगर चाहा है तो रहा है। बहुत शुक्रिया सुमन जी हमारे शो में रहने के लिए और इतना बेहतर काम करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप प्रेरणा बनी है आज आधी आबादी के लिए, यानी कि हम महिलाएं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।